हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने कृषि विज्ञान की जो पहली वीडियो है इसमें अपन ने सिलेबस के बारे में और पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया था और पहले चैप्टर में अपन ने सस्य विज्ञान के बारे में और उसके बाद में सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी यानी मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता के बारे में अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज अपन पढ़ रहे थे सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। अपन ने 6 कारक पढ़ लिए थे। 2 प्रकार के कारक पढ़े थे सोइल फर्टिलिटी को, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक पढ़ रहे थे। प्राकृतिक में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था अपन ने पैतृक पदार्थ, उसके बाद पढ़ा था स्थलाकृति, उसके बाद पढ़ा था मृदा आयु, मृदा आयु के बाद मृदा प्रोफाइल और मृदा प्रोफाइल के बाद पढ़ा था मृदा की भौतिक दशा। आज पढ़ेंगे 7वां पॉइंट मृदा अपर्दन। 7वां पॉइंट है मृदा अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है बेटा कटाव, यानी जैसे मान लीजिए कोई खेत है, इस तरीके का कोई खेत है। अब इस खेत में ये तो होता नहीं कि खेत में डाल ना हो, ऐसा कोई भी खेत नहीं है जिसमें डाल ना हो। प्रत्येक खेत में डाल होता है क्योंकि जो पानी होता है अपने आप अपना रास्ता बना लेता है। जैसे मान लीजिए इस खेत में इस तरफ डाल है तो यहाँ का जो पानी होता है वह कहाँ आएगा, इस कॉर्नर में आएगा। यानी अपर्दन का मतलब होता है कटाव, यानी मिट्टी का कटना। मिट्टी तो कटेगी लेकिन साथ साथ में मिट्टी के साथ क्या चले जाएंगे, पोषक तत्व चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे बेटाओ, पोषक तत्व भी बह जाएंगे, जिससे क्या होगा मृदा की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इसलिए मृदा अपर्दन वाला पॉइंट इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। लिख लो बेटा इसके बारे में। देखो इसमें मृदा कटाव के साथ साथ मृदा कटाव के साथ साथ पौधों के आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व भी बह जाते हैं, और मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाती है। यानी जब मिट्टी एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पे जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मिट्टी के साथ साथ क्या चले जाते हैं, पोषक तत्व भी बह जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। इसलिए मृदा अपर्दन वाला पॉइंट इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है या सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्वों की मात्रा, ये लास्ट पॉइंट है। इसको मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक का लास्ट पॉइंट। अब ये कह रहा है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। हमारे राजस्थान में बहुत सारी मृदा पाई जाती है, वैसे 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है हमारे राजस्थान में। कितनी प्रकार की, 8 प्रकार की। अब सबकी जो गुणवत्ता होती है पोषक तत्वों की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे
किसी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी, किसी में फास्फोरस की अधिक होगी, किसी में नाइट्रोजन की कमी होगी, किसी में फास्फोरस की अधिकता होगी, यानी सब में अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा होती है। इसलिए मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा भी किसको प्रभावित करती है? मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करती है। देखो बेटा, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में विभिन्न प्रकार की मृदाओं में विभिन्न प्रकार की मृदाओं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, यानी अलग जो बहुत सारी मृदाएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, की मात्रा अलग अलग होती है, की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी, कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी, कुछ मृदाओं में फास्फोरस की कमी, तथा कुछ मृदाओं में फास्फोरस की कमी तथा कुछ मृदाओं में एक पोषक तत्व की तथा कुछ मृदाओं में एक पोषक तत्व की मात्रा, एक पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित हो जाती है। ये हो गए बेटा हमारे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक। अपन ने 8 कारक पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? पैतृक पदार्थ। दूसरा कौन सा पढ़ा? स्थलाकृति। तीसरा पढ़ा मृदायु। चौथा पढ़ा जलवायु। पांचवा पढ़ा मृदा की भौतिक दशा। छठा पढ़ा मृदा अपरदन। सातवां पढ़ा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। ये सारे क्या है? प्राकृतिक कारक है। किसको? मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब पढ़ेंगे क्या नाम से? कृत्रिम कारक। कौन से बेटा? कृत्रिम कारक। प्राकृतिक में तो प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम में किसके द्वारा? यानी मनुष्यों के द्वारा और जानवरों के द्वारा जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, वे कारक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत्रिम कारक। दूसरा पढ़ेंगे हम कृत्रिम कारक। पहला कारक तो पढ़ लिया अपन ने, प्राकृतिक कारक। अब पढ़ेंगे कृत्रिम कारक। अब कृत्रिम कारक का पहला जलाक्रांति। अब नाम से पता चल रहा है जलाक्रांति। जला का मतलब क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। और क्रांति का मतलब क्या होता है? यदि बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज की क्रांति आ जाती है। क्रांति का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा। अब बहुत ज्यादा मात्रा में जला क्रांति क्या आएगा? जल। और जल कहां से आएगा? जैसे अपन ने पानी लगा दिया, आवश्यकता से अधिक खेत में जल भर दिया, तो वो क्या हो गई? जला क्रांति होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है। अब इसमें जब आवश्यकता से अधिक, यानी फसल की आवश्यकता से अधिक जल भर जाएगा, तो क्या
होगा, इसमें क्या होते हैं मृदा की सतह पे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या होंगे, इस जल के अंदर घुल जाएंगे। अब जल के अंदर घुलेंगे तो इसमें एक क्रिया होगी, वो क्रिया होती है अपक्षालन की क्रिया। जब अपक्षालन की क्रिया होगी तो ये पोषक तत्व जल के साथ बहकर, मतलब जल के साथ अपक्षालन की क्रिया के द्वारा कहां चले जाएंगे बेटा, जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, जड़ क्षेत्रों से नीचे चले जाएंगे, जिससे यहाँ पे पोषक तत्व नहीं रहेंगे। जब पोषक तत्व नहीं रहेंगे तो इसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, यानी यहाँ पे इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसके कहने का मतलब यही है कि जलाक्रांति वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। लिख लो इसके बारे में। देखो बेटा इसमें जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक, फसल की आवश्यकता से अधिक फसल की आवश्यकता से अधिक जल का भराव हो जाता है, यानी कहने का मतलब आवश्यकता से अधिक जल का भराव हो जाता है, यानी आवश्यकता से अधिक जल का भराव हो जाएगा तो मृदा में इसकी कमी आ जाएगी, वायु की कमी आ जाएगी। तो मृदा में वायु संचार में कमी आ जाती है। वायु संचार में क्या आ जाती है, कमी आएगी। जैसे वायु संचार में कमी आएगी तो क्या हो जाएगी, मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाएगी और मृदा की सतह पर पाए जाने वाले और मृदा की सतह पर पाए जाने वाले पोषक तत्व जल के साथ मिलकर कौन सी क्रिया के द्वारा, अपसारण की क्रिया के द्वारा अपसारण की क्रिया के द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। जो स्वाभाविक सी बात है, जब पोषक तत्व जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, मृदा की उर्वरा शक्ति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी और जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार से जलाक्रांति वाला पॉइंट इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता शक्ति को प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब ये जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल भर जाएगा तो क्या होगा, जल में पोषक तत्व घुल जाएंगे और घुलने के बाद कहाँ चले जाएंगे, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे। वायु संचार भी बाधित हो जाएगा, मृदा की भौतिक दशा भी खराब हो जाएगी। इसलिए जलाक्रांति वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है, बताओ, मृदा की उर्वरता शक्ति को प्रभावित करता है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा इसका, फसल प्रणाली। दूसरा पॉइंट इसका फसल प्रणाली।
दूसरा पॉइंट है इसका फसल प्रणाली। ये फसल प्रणाली। अब फसल प्रणाली का मतलब ये होता है बेटा, जैसे हमारे पास दो प्लॉट है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, लगातार मान लीजिए बाजरे की फसल हो रही है, क्या कर रहे हैं बाजरे के लिए आप सरसों लगातार अपन सरसों की बुआई कर रहे हैं। इसकी बुआई कर रहे हैं, सरसों की बुआई कर रहे हैं। सरसों का वर्टिकल नेम बता सकते हो? सरसों का वर्टिकल नेम होता है बेटा ब्रेसिका जूसिया है। अब सरसों की जड़ें कैसी होती है बेटा? मूसला जड़ें होती है। अरे मूसला जड़ें तो होती है सरसों की। अब ये जो जड़ें होती है, जैसे मान लीजिए हमारा जो सरसों का पौधा है, इस तरह का कोई प्लांट है, इस तरीके का प्लांट है। अब ये क्या होगा, इसकी जड़ें क्या होती है? मूसला जड़ें होती है। क्या होती है? मूसला जड़ें होती है। अब ये क्या होता है कि मृदा की ऊपरी सतह से यानी 4 से 5 सेंटीमीटर तक के पोषक तत्व होते हैं, उनको तो बिल्कुल ग्रेड नहीं करती, और 6 से 7 सेंटीमीटर 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच में जो पोषक तत्व होते हैं वो इस प्लांट के द्वारा क्या करते हैं, लगातार ग्रेड करते रहते हैं। अब क्या होता है, अपन सरसों हर साल सरसों हो रहे हैं और उसमें अपन फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं, और दूसरी सीजन में पड़ने क्या होती, अगले साल में सरसों होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, पोषक तत्वों की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यदि पोषक तत्वों की कमी आ गई तो क्या प्रभावित हो जाएगी, मृदा की उर्वरता शक्ति प्रभावित हो जाएगी। आगे बताओ समझ। यानी हमने सरसों बोती, सरसों बोती, इसकी जड़ें कैसी होती है? मूसला जड़ें होती है। अब मूसला जड़ें क्या होती है, जैसे मान लीजिए ऊपर का एरिया होता है 4 से 5 सेंटीमीटर के एरिया में कोई जड़ नहीं होती, और कितने होते हैं 6 से 8 सेंटीमीटर के एरिया में जड़ होती है, तो 6 से 8 सेंटीमीटर के एरिया से पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी। यदि अपन लगातार सरसों पे बो रहे हैं तो इस एरिया में क्या आ जाएगी, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। यदि पोषक तत्वों की कमी आ गई तो हमारी क्या हो जाएगी, जो फर्टिलिटी है, सोइल फर्टिलिटी, वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सरसों में अपन ने क्या बोल दिया, बाजरा बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा, बाजरा बोल दिया। अब बाजरा क्या होता है, बाजरा की जड़ें कैसे होती है बेटा, जकड़ा जड़ होती है ना। अरे ये जड़ें होती है ना, जकड़ा जड़ें, जकड़ा जड़ें होती है। अब ये जकड़ा जड़ें क्या होती है कि मृदा की ऊपरी सतह में कितने सेंटीमीटर, कोई 4 से 5 सेंटीमीटर से लगातार पोषक तत्वों को ग्रहण करती रहेगी। अभी पोषक तत्वों को लगातार बाजरा बोएंगे अपन हर वर्ष, तो क्या होगा कि 4 से 5 सेंटीमीटर के दायरे में किसकी कमी आ जाएगी, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, और उससे क्या प्रभावित हो जाएगी, सोइल फर्टिलिटी हमारी प्रभावित हो जाएगी। के पॉइंट के बारे में फसल प्रणाली की, इसलिए अपन ने इस चक्र को बनाए रखने के लिए अपन क्या अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, ताकि मृदा की उर्वरता शक्ति बराबर बढ़ी है। देखो बेटा फसल प्रणाली में यदि किसी एक निश्चित भूभाग पर, यदि किसी एक निश्चित भूभाग पर लगातार एक फसल को ही उगाया जा रहा है, लगातार एक फसल को उगाया जाए, लगातार एक फसल को उगाया जाए, तो वह निश्चित पोषक तत्वों, तो वह फसल निश्चित पोषक तत्वों को क्या करती रहती है, वो ग्रहण करती रहती है। यदि हर साल आप मान लीजिए सरसों बोएंगे तो लगातार एक पोषक तत्व ग्रहण करेगी, जो जिसको जरूरत होगी तो उनकी क्या आ जाएगी, मृदा में कमी आ जाएगी। निश्चित पोषक तत्वों को ग्रहण करती रहती है, पोषक तत्वों को
मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और मृदा की उर्वरता और मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार से फसल प्रणाली वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है बेटा? मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। ये कितने पॉइंट हो गए? कृत्रिम कारक के 2 पॉइंट। पहला कौन सा पढ़ा था अपन ने? जलाक्रांति, और दूसरा पढ़ लिया अपन ने फसल प्रणाली। अब पढ़ेंगे बेटा मृदा पीएच। क्या पढ़ेंगे? मृदा पीएच, तीसरा पॉइंट। साथ के साथ उतारते रहना बेटा। तीसरा पॉइंट है इसका मृदा पीएच। अब पीएच होता क्या है बेटा? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, पावर हाइड्रोजन। क्या होती है बेटा? पावर हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है? स्केल होता है। पीएच नाम का क्या होता है बेटा? स्केल होता है। अब इस स्केल में क्या होता है कि 0 से 14 तक निशान लगे रहते हैं। ध्यान रखना, ये पेपर एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच स्केल पे कितने से कितने तक निशान लगे हुए होते हैं। तो ध्यान रखना कितने मात्रक अंकित होते हैं। ध्यान रखना 0 से 14 कितने होते हैं बेटा? 0 से 14 इसके क्या होते हैं? मात्रक अंकित होते हैं। अब पीएच स्केल क्या नाम है? अपन पीएच नाम है। अब ध्यान रखना, जिस मृदा का पीएच मान मान लीजिए 7 है, यानी जिस मृदा का पीएच मान 7 है, तो वो मृदा क्या कहलाएगी? उदासीन मृदा कहलाएगी। यानी इसमें ना तो अम्ल पाए जाते हैं और ना ही क्षार पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम पीएच वाली मृदा, तो ध्यान रखना, वैसे एग्जाम में 7 फिक्स नहीं आता, लेकिन उसमें आता है 6.5 से 7 आता है। कभी कभार फिक्स भी आ जाता है कि 7 भी दे सकता है। ऐसी कोई जरूरी नहीं 7 नहीं दे सकता, दे सकता है। तो 7 वाली मृदा क्या होती है बेटा? उदासीन होती है। जो 7 से कम पीएच होता है, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा, वे मृदाएं सारी क्या कहलाएगी? अम्लीय मृदा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? अम्लीय मृदा। यदि जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होगा, वे मृदा क्या कहलाएगी? लवणीय क्षारीय मृदा। क्या कहलाती है? लवणीय क्षारीय मृदा। यदि जिस मृदा का पीएच मान 7 होगा, वो मृदा तो उदासीन होगी। यदि जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा, वो अम्लीय होगी। 7 से अधिक होगा, वो क्या होगी? लवणीय क्षारीय। इस चीज का ध्यान रखना। और पीएच स्केल पे नाम लगा होता है 0 से 14, 7 क्या होगा? उदासीन। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर हाइड्रोजन। अब मृदा पीएच मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करती है? जैसे मान लीजिए अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए इन दोनों की कमी पाई जाएगी, तो ये दोनों पोषक तत्व क्या है? अरे CaMgS द्वितीय न्यूट्रिएंट है या नहीं है? द्वितीय पोषक तत्व। यानी कौन से पोषक तत्व? द्वितीय पोषक तत्व। यदि इन्हीं की कमी पाई जाएगी तो क्या प्रभावित हो जाएगी? मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाएगी। अब लिख लो बेटा इसके बारे में थोड़ा सा। लिखो मृदा उर्वरता मृदा पीएच के बारे में। मृदा पीएच के द्वारा भी प्रभावित होती है।
अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम पोषक तत्वों की कमी होती है। यानी जो अम्लीय मृदा होती है किसकी कमी होती है? कैल्शियम की कमी होगी और मैग्नीशियम की कमी होती है तथा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा लोहा, तांबा व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यानी किसकी तो कमी होगी? कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी होगी और अधिकता किसकी होगी? लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम की क्या होगी बेटा? अधिकता होगी। यदि जिससे मृदा की क्या होती है? उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाती है। मैंने आपको अम्लीय मृदा के बारे में 11वीं क्लास में भी पढ़ाया था ना। तीसरा चैप्टर था हमारा अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, इन सभी के बारे में पढ़ने चर्चा भी की थी। क्या होती है अम्लीय मृदा? यानी वे मृदा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा किसकी अपेक्षा होती है? हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होती है। वे मृदाएं क्या कहलाती है बेटा? अम्लीय मृदा कहलाती है। ध्यान रखना। 2 पॉइंट हो गए। अब पढ़ेंगे 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा मृदा सूक्ष्म जीव। क्या पढ़ेंगे? मृदा सूक्ष्म जीव। चौथा पॉइंट है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। जैसे शैवाल है, कवक है, एक्टिनोमाइसीन है, जीवाणु है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे केंचुए हैं, ये भी तो सूक्ष्म जीव है। अब ये करते क्या है? मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे आपसे बात की जाए, जो शैवाल होते हैं वो मृदा में क्या बढ़ाते हैं? वायु संचार को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बेटा? वायु संचार को बढ़ाते हैं। और शैवाल और नाइट्रोजन का क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। जबकि जो कवक और एक्टिनोमाइसीन है इसका अपघटन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, जिससे क्या होता है? हुमस का निर्माण होता है। और जिसमें हुमस का निर्माण होगा तो स्वाभाविक सी बात है मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। यानी जिसमें पोषक सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाएंगे उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम। अब जिसमें सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाएंगे, जैसे शैवाल हो गया। अब शैवाल क्या करता है? शैवाल मृदा में क्या बढ़ाएगा बेटा? वायु संचार बढ़ाएगा। अब सीधी सी बात है, वायु संचार बढ़ेगा तो क्या होगा? मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होगी। जैसे कवक हो गया, एक्टिनोमाइसीन है, ये क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का विघटन करेंगे तो किसका निर्माण होगा? हुमस का निर्माण होगा। और हुमस का निर्माण होगा तो सीधी सी बात है सोइल फर्टिलिटी में क्या आ जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। उर्वरता क्या हो जाएगी बेटा? प्रभावित हो जाएगी। लिखो इसके बारे में। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक,
जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज आदि पाए जाते हैं। शैवाल मृदा में क्या करते हैं, वायु संचार को बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। शैवाल मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं तथा जीवाणु वायुमंडल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कवक व एक्टिनोमाइसीटीज कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर हुमस का निर्माण करते हैं। जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित हो जाती है। यानी मृदा में उपस्थित सब्जी का होते हैं, जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। शैवाल क्या करते हैं, मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं, जबकि जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। और कवक और जो एक्टिनोमाइसीटीज है, ये कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं बेटा, विघटन करते हैं। और कार्बनिक पदार्थों के विघटन से किसका निर्माण होता है, हुमस का निर्माण होगा। और हुमस का निर्माण जिस मृदा के अंदर होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी। यानी मृदा सूक्ष्म जीव भी किसको प्रभावित करते हैं, मृदा की सोइल फर्टिलिटी यानी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। लास्ट पॉइंट है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो पांचवा पॉइंट है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सीधी सी बात है, जिस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे तो उसकी पोषक तत्वता क्या होगी, उसमें पोषक तत्व यानी जिसकी उर्वरता क्या होगी, अच्छी होगी। और जिस मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ कम है उसकी उर्वरता क्या होगी, कम होगी। कार्बनिक पदार्थ चढ़ने पर कार्बनिक पदार्थों की सड़ने पर
कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यानी सीधी सी बात है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे उनकी उर्वरता अधिक होगी और जिसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे उसकी उर्वरता क्या होगी, कम होगी। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उनकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है, इसलिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ ऑटोमेटिकली किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे मृदा जुताई की विधि एवं समय। लास्ट पॉइंट होगा हमारा मृदा जुताई की विधि एवं समय। कैसे प्रभावित करेगा मृदा जुताई की विधि और समय मृदा की उर्वरता को कैसे प्रभावित करेगा। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए हमारा कोई ढलानदार खेत है, इस प्रकार से कोई खेत है, यदि अपन इस खेत की ढाल के लंबवत करेंगे, यानी जैसे इस प्रकार से ढाल है तो इसी प्रकार से अपन जुताई मानो, इस तरीके से जुताई करती, इस तरीके से जुताई करती तो क्या बढ़ जाएगी, कूट नीचे की तरफ, कूट क्या बढ़ते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बारिश होगी तो बारिश होगी कूट में क्या जाएगा, पानी जाएगा, और पानी जाएगा सीधा बह के कहाँ चले जाएगा, नीचे वाले स्थानों में चले जाएगा। यानी यहाँ की मिट्टी कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। जब मिट्टी नीचे जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है पोषक तत्व नीचे चले जाएंगे, इसलिए क्या प्रभावित हो जाएगी, मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाएगी। इसलिए हमें मृदा की जो जुताई है वो डाल के लंबवत नहीं करके डाल की क्या करनी है, हमको विपरीत करनी है। क्या करनी है बेटा, विपरीत करनी है। अब विपरीत करने से क्या होगा, मान लीजिए बारिश होती है तो पहले ये कूट भरेगा, फिर ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, और इतनी तो बारिश होती नहीं है, क्या नाम से सारे कूट भर के कूट के नीचे चले जाए। यानी कहने का मतलब यही है कि वहां से मिट्टी बहेगी नहीं, और मिट्टी नहीं बहेगी तो हमारे पोषक तत्व भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें डाल के विपरीत क्या करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए। इस प्रकार से मृदा की जुताई की विधि और समय वाला पॉइंट में किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। लिख लो बेटा इसमें, ढालू खेतों में जुताई ढाल के लंबवत न करके, ढाल के लंबवत न करके, ढाल के लंबवत न करके ढाल की विपरीत दिशा में करनी चाहिए। ढाल की विपरीत दिशा में करनी चाहिए, जिससे पोषक तत्व जल के साथ मिलकर
एक खेत से दूसरे खेत में घूमने जा सके। यदि एक खेत से दूसरे खेत में तो उसके साथ घूमने ही जाएंगे तो सीधी सी बात है उधर की ऊर्जा शक्ति क्या होगी, बराबर बनी रहेगी। कहने का मतलब हमारी जो सोइल फर्टिलिटी है, जो मृदा होता है, वो क्या नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी। आज अपन ने इस वीडियो बेटा हमारा जो मृदा उर्वरता वाला पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया है। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिए? प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। कौन कौन से कारक पढ़े? 2 कारक पढ़ लिए, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में अपन ने 8 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा पैतृक पदार्थ, दूसरा पढ़ लिया स्थलाकृति, तीसरा पढ़ लिया मृदा आयु, चौथा पढ़ लिया जलवायु, पांचवा पढ़ लिया मृदा आयु। उसके बाद मृदा अपरदन, मृदा की भौतिक दशा और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। फिर आज पढ़ा अपन ने कौन सा? कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक के 5 पॉइंट पढ़ लिए, जलाक्रांति और उसके बाद में क्या नाम से मृदा की ढाल। ये 4-5 अपन ने पॉइंट पढ़ लिए। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे, कल पढ़ेंगे अपन मृदा उत्पादकता वाला टॉपिक। धन्यवाद।